हाँ, क्या पढ़े थे? क्वेश्चन हो गए थे उसके ऊपर एक दो, 3 हो गए। बैंकिंग और फ्रॉड का लॉजिक तुम्हें समझ में आया था? गाड़ी कब बाहर जाएगी, गाड़ी कब अंदर आएगी, स्किड कब बाहर होगा, कब अंदर होगा, हो गया था। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ये टॉपिक खत्म हो चुका है। कुछ कुछ पॉइंट और जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, हेडिंग बना लो, साइकिलिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। स्पेलिंग क्या होती है साइकिलिस्ट की? CYCL। अच्छा, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर साइकिलिस्ट जो है वो कैसे चलता है। बेसिकली साइकिलिस्ट और सर्कुलर ट्रैक जो आप पढ़ रहे हो, ये आपको बताता है कि आप जब साइकिल चला रहे हो, इस तरह का रोड है, तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा कहाँ पे है। ठीक है, आपको गिराना है। जैसे मान लो ऐसे रोड है, ठीक है, इस तरह से, और साइकिलिस्ट यहाँ से ऐसे चल रहा है। ये हमारी साइकिल है, अच्छी दिख रही है। अब ये साइकिल ऐसे चल रही है, जरा आप लोग मुझे सोच के बताइए, क्वेश्चन लिखिए कि साइकिलिस्ट के गिरने के चांसेस ज़्यादा कहाँ पे हैं। अच्छा, वो गिरेगा कहाँ पे? जिस पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाए। तो नॉर्मल किस पॉइंट पे 0 हो सकता है, यही आपको बताना है। ट्राई करिए, रफ नोट्स में ट्राई करना, क्योंकि ये टॉपिक बस समझो, इसको मैंने टॉपिक बना दिया है, ये क्वेश्चन ही है बेसिकली। सोचा भाई था, बताओ किधर गिरेगा वो? इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, स्लोप के थोड़ा आगे से। हाँ, वो मोस्ट डेंजरस पॉइंट है। तो ये आपने बनाया। आओ इसको पढ़ने के पहले ना, ये क्वेश्चन की तरह इसको डील करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कि फाइंड आउट द मोस्ट डेंजरस पॉइंट। ठीक है, मतलब कि डेंजरस का मतलब वहाँ पे भूत नहीं है, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा चांसेस है गिरने के। अगर उस पॉइंट पे बच गया तो पूरे पास पर वो कहीं भी नहीं गिरेगा। तो इसको समझने के लिए ना, इसी का पार्ट है। आपने बना लिया क्या डायग्राम ये? हाँ, अच्छी बात है। बना के जगह छोड़ देना, एक पूरा पेज छोड़ देना। इसी का ये क्वेश्चन की तरह डील करना है अपने को। इसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझ रहे हैं कि मान लो ये साइकिलिस्ट अपना ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और मतलब पाथ जो है कैसा है, स्ट्रेट है। इस पॉइंट पे नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, और मान लो ऐसे V से आगे जा रहा है, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। क्या इस पॉइंट पर N की जो वैल्यू है वो कितनी है? क्योंकि सर्कल तो पता नहीं कैसा होगा, हमें पता ही नहीं है। क्या इसमें नॉर्मल की वैल्यू mg है? सोचो अगर ये वाला केस ऐसा हो जाए और वही साइकिलिस्ट अपना यहाँ पे है, एक सर्कल मतलब साइकिलिस्ट, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स, इधर कितना फोर्स, इधर आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। क्या अब ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एक इंस्टेंटेनियस सर्कल क्रिएट कर रहा होगा यहाँ पे। इस इंस्टेंटेनियस सर्कल से नॉर्मल क्या आएगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू, या मैं बोलता है mv स्क्वायर बाई आर, सर्कल के बाहर लगेगा, दोनों एक ही बात है, सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट। यहां से n कितना आ गया, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। अच्छा ये बताओ रियल में n है कितना? अरे बोलो यार, तेज बोलो, n की वैल्यू है कितनी? रियल n mg है ना। क्या जब मैं इस वाले पाथ पे चल रहा हूं तो नॉर्मल बढ़ा कि घटा? पहले कितना नॉर्मल था, अब कितना है?
mg प्लस समथिंग। तो अगर नॉर्मल ज्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? नॉर्मल ज्यादा होने पे कोई दिक्कत है क्या? आप गिरते कब हो? जब नॉर्मल कम होता है, जीरो पहुंच जाए। तो अगर mg में बढ़ता जाएगा तो क्या जीरो पहुंच जाएगा? कभी बढ़ने के बाद तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, कम तो होने वाली है नहीं। तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का मतलब है कि जब इस तरह का रोड होगा तो चांस ये है कि आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। क्या चांस है? कि आप बिल्कुल भी ना गिरे। अगर यही रोड ऐसा हो जाए, देखो यही तो पाथ बनाया है मैंने यहां पर, इस तरह का रोड है और मेरा साइकिलिस्ट यहां पे है, तो नीचे कितना फोर्स, ऊपर कितना फोर्स, और ये जा रही होगी ऐसे साइकिल। लेकिन अब सर्कल तो ऐसे बन रहा है ना, ये है ना सर्कल। तो अगर इस तरह का इंस्टेंटेनियस सर्कल बन रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हुआ? एन की वैल्यू क्या आई? तो क्या इस केस में जो ये वाला केस देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक चांस दिख रहा है कि गिर सकते हैं? क्या हमेशा गिर जाओगे? क्या गिरने की क्या कंडीशन होनी चाहिए? किन किन बातों पर गिरना तुम्हारा डिपेंड करेगा? देखो पीएचडी करना टॉपिक पे कुछ है नहीं, जो मेन टॉपिक है वो हो चुके हैं। आप ये ना बोलो कि सर ऐसे सवाल आपने कराए नहीं इसलिए मैं करा रहा हूँ, ये ऑफिशियल टॉपिक भी नहीं होता। ये जब एडवांस ओलंपियाड इन सब में देखते हो तो ये अनऑफिशियल टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। थोड़ी बताओ मुझे कब गिरेगा और किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है गिरना उसका। एक बात तो क्लियर है कि गिरने का मतलब है पाथ छोड़ देना, ऑफ ट्रैक जाना। ऑफ ट्रैक आप तभी जाओगे जब नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाए, mg कभी चेंज हो सकता है क्या? मास भी चेंज नहीं होगा, ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगी, m और r भी चेंज नहीं होगा। क्या वो v फैक्टर पे डिपेंड करता है? अगर मैं v बढ़ाते जाऊं, सोचो v को जीरो कर दिया तो इस सरफेस में मैं खड़ा रहूंगा यहाँ पे, क्योंकि v जीरो तो n इज इक्वल टू एम जी। v बढ़ाने लगा तो क्या एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जब एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी के बराबर हो जाए? जिस मोमेंट पे एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी के बराबर हो गया उसी मोमेंट पे हम गिर जाएंगे। तो सेफ स्पीड के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सेफ साइड अगर खेलना है तो क्या हम ये बोलेंगे कि n की वैल्यू अगर स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो है, डगमगाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। तो अगर कोई बोले पूरा मूव करना है तो आप क्या ढूंढोगे? आप ढूंढोगे वो पॉइंट जहां पर mg और mv स्क्वायर बाई आर दोनों बराबर हो रहे हैं। उस पॉइंट पे जाने के लिए आपकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल लोगे। सही बात है ना? तो आप यहां से ये भी पूछते हैं कि पॉइंट या सेफेस्ट वेलोसिटी जिस पर वो चले कि सर्कल को लीव ना करे, ऑफ ट्रैक ना पहुंचे। तो अगर सेफेस्ट वेलोसिटी पूछूं मैं, इसी में सेफेस्ट वेलोसिटी टू राइड ऑन रोड, मतलब गिरना नहीं है। तो लिमिटिंग जब एन अगर स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो है तो भी नहीं गिरेगा। तो मैं ये बोल दूं गिरने के लिए ये जीरो मान लूं, या ऐसे लिख देता हूं मैं, n should be slightly ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो का मतलब है लिमिटिंग केस में मैं जीरो मान के सॉल्व कर लेता हूं। अगर मैं इसको जीरो मान के सॉल्व करूं तो जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये आगे क्या बन जाएगा देखो, एम जी एम एम कैंसिल हो गया, v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर मैं इसको सॉल्व करता ना, वैसे लिखता
n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो v की वैल्यू ऐसे आएगी, लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर आर जी। मतलब अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लेना है तो आपकी स्पीड रूट ओवर आर जी से कम होगी तो आप कहीं नहीं गिरेंगे, रूट ओवर आर जी से ज़्यादा हो गया तो आप गिर पड़ेंगे। हाँ, लेकिन इन सब में एक चीज को हमने इग्नोर किया है, क्या आप बताओगे वो कौन सी चीज है? क्या रियल लाइफ में फ्रिक्शन नहीं होगा? तो फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करेगा, तो शायद स्पीड थोड़ी हम ज़्यादा रख पाए। तुम्हें याद होगा, तुम लोग रोड पे चलते हो तो जहाँ ऐसे बहुत टेढ़ा मेढ़ा टर्न आता है वहाँ लिखते हैं स्पीड लिमिट। वो क्या लिखते हैं? वो यही कैलकुलेशन लिख रहे होते हैं। हालांकि अगर मान लो ये कैलकुलेशन 40 आती है तो वो 10-12 लिखते हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम चेक करते हैं कब तक नहीं गिरेंगे, तो वो 10% मार्जिन लेके चलते हैं। 10% 20% मार्जिन होती है। अब जैसे लिटरेसी रेट जहाँ की होती है वैसे मार्जिन भी सेट करते हैं। गांव में बनाना तो 50% मार्जिन भी रखते हैं वो। हाँ, क्योंकि डिपेंड करता है ना आदमी कैसे है। तुम थोड़ा बहुत जानकार हो, समझ में आती है तुम्हें फिजिक्स की, हाँ जो लिखा है छेड़छाड़ नहीं करना है, तुम्हारे ऊपर आत्मा आ गई अंदर की, आज मैं चेक करूंगा कितनी स्पीड में मैं टर्न लूँ कि गिरूंगा नहीं, ये 20 लिखा है कब तक ले सकता हूँ। अगर तुम बढ़ाते ही जाओगे स्पीड तो एक पॉइंट पे तुम्हें गिरना तय है। समझ में आया क्या? और भी फैक्टर्स, बहुत फैक्टर्स होते हैं कि रोड के में इलास्टिसिटी कितना है, रोड कितना इलास्टिक है। रोड भी इलास्टिक होती है, आपको पता होना चाहिए। जब ये आपको पता करना है तो जब ब्रिज के ऊपर आप कोई ट्रक जा रही हो, आप खड़े होइए, आपको वाइब्रेशंस दिखता है, तो वो क्या है, वो रोड की इलास्टिसिटी को दिखाता है। वो स्टील या आयरन रॉड यूज़ करते हैं ना, सरिया जिसको बोलते हो, आजकल बेसिकली स्टील रॉड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इलास्टिक होता है। अब उसमें एक्सटेंशन ज़्यादा पॉसिबल है, तो कितना एक्सटेंशन ले पाएगा, किस मटेरियल से रोड बना है, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए देखो पूरा रोड तोड़ करके अब आरसीसी कर रहे हैं वो, क्योंकि जो डामर वाला रोड होता है ना वो इतना एक्सटेंशन नहीं बर्दाश्त करता जितना आरसीसी कर पाता है, क्योंकि आरसीसी में सीमेंट के नीचे पूरा आयरन रॉड ही तो होता है। देखो सरिये का पूरा जाल बनाते हैं, हालांकि वो गलत बना रहे हैं। गलत इसलिए क्योंकि फिजिक्स के लैंग्वेज में वो गलत है, 3-4 सालों में टूट जाएगा, क्योंकि उसकी भी एक लोड कैपेसिटी है। आप उसकी जगह अच्छा मटेरियल यूज़ करते तो कैपेसिटी बढ़ जाती। उनके जो वो आयरन रॉड यूज़ भी कर रहे हैं ना, वो रॉड बहुत पतले हैं, वो इतने इलास्टिक नहीं है। आपको थिकनेस बढ़ानी चाहिए थी। बहुत फैक्टर है जो उसमें नहीं दिख रहा है, उसको हम छोड़ते हैं, वो हमारा काम नहीं है, वो पॉलिटिक्स वालों का काम है। अभी हमें खाली ये पढ़ना है। क्या ये तुम्हें समझ में आया? सबको समझा है? छापिए। बहुत लोग नहीं आए क्या आज? कितने लोग नहीं आए होंगे? बहुत लोग नहीं आए हैं कि क्लास बड़ी है, तुम लोग ऐसे दूर दूर बैठ गए हो? वो गिरेगा जब भी हमारी स्पीड रूट आर जी से ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल 0 होना चाहिए ना, और नॉर्मल को हमने 0 करके ही सॉल्व किया है। तो सेफ टर्न के लिए हमारी वेलोसिटी रूट आर जी से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल 0 हो गया तो गिर गया वो। नॉर्मल शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तब तक वो सेफ टर्न लेगा। नॉर्मल जैसे 0 हुआ वो गिर जाएगा। हो गया क्या? हाँ पूछो, क्या है पूछो। अरे यार ये एक मलाड का बच्चा है, वो भाई फोन कर करके पागल कर लेता है। रात को 12 बजे भी फोन करता है, 1 बजे। अरे तुम पढ़ रहे हो तो मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मुझे सोने दो ना भाई। हाँ, कंप्यूटर साइंस। हाँ मैं CS ग्रेजुएट हूँ और मैंने नौकरी भी करी, लेकिन नौकरी में मज़ा नहीं आया यार। हाँ मैं, और वो भी वर्ल्ड की टॉप 3 IT कंपनीज में से एक है L&T इन्फोटेक। मैं L&T इन्फोटेक में जॉब कर रहा था और बढ़िया पैकेज था। सब छोड़ दिया मैंने। 2012 में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तब मुझे 9 लाख का पैकेज था। मतलब 12 का 9 लाख, आज का 3 गुना तो बना ही लो। इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है। अच्छा खासा पैकेज था, मैंने सब छोड़ छाड़ दिया। मेरे दोस्त लोग आज
जितनी टॉप एमएनसीज की बात कर रहे हो उसमें अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस में यही सीमेंस में मेरा बैचमेट है, हॉस्टलमेट है। हम 3 लोग को एक रूम शेयर करने मिलता है, उसमें से एक है। तो बहुत है जिनको नौकरी करने का मन हो, मुझे मन नहीं करता, क्योंकि ऐसे ना किसी की बात सुनने के आदत नहीं। जैसे आज आधे घंटे 1 घंटे लेट हो गया, सॉरी बोल दिया, काम चल गया। वहाँ नहीं चलता ना, वहाँ तो फिर पता नहीं कौन कौन फ़ोन कर देता है। हाँ, और जिनको तुम जानते भी नहीं हो। अगर वो क्या बोलते हैं, कार जो है, अगर साइकिल जो नीचे आएगी स्लोप से तो उसका नॉर्मल कम होते रहेगा, तभी तो गिरेगी ना। तो एक पॉइंट फिर आगे गिर सकती है। हाँ, तो वही तो दिक्कत है, वही तो बताना है अपने को कि गिरेगी कब नहीं। सेफ टर्न लेना है ना, अपने को गिराना नहीं है भाई। अच्छा, मैं साइकिल चला रहा हूँ, तुम गिरा के हाथ पैर क्यों तोड़वा रहे हो यार? हमको गिरना नहीं है, हमको बच के रहना है। वही सेफ वेलोसिटी की बात की जाती है। ये जो सेफ वेलोसिटी है वो टिप के लिए है ना, टिप से थोड़ा आगे। नहीं, मैंने क्या लिखा कि इस पॉइंट के पहले तक, अच्छा है, पैसे तक इस पॉइंट के पहले तक नॉर्मल तो प्लस में ही रहेगा। इस पॉइंट पे mv² - r कम होने लगा। अब इधर जाएगा तो और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, तो एक पॉइंट पे गिर जाएगा, मतलब इसके बाद गिरेगा। ये डेंजरस पॉइंट नहीं है। इसके बाद कोई तो एक पॉइंट आएगा जो डेंजर पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमें ढूंढना है। वो डायग्राम उसी लिए बना रहे थे, ठीक है। ये सवाल है, ये अगर तुम जेईई एडवांस का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये जो भी करवाने वाला हूँ, ये सवाल आया है पेपर में, बाकी कुछ नहीं है। आओ मैं कराऊं। डायग्राम मैंने ऐसा बनाया था ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है उस डायग्राम में, या चाहिए तो वही डायग्राम में हम आगे पॉइंट्स कर देंगे। मैं डायग्राम थोड़ा उल्टा बनाता हूँ सेफ टर्न के लिए। इससे क्या होगा ना, हमें पता है वो गिरेगा तो इसी पॉइंट पे कहीं गिरेगा, इधर नहीं गिरेगा। हमने ये इधर बनाया हुआ है तो तुम्हें एक और टर्न देना पड़ेगा, बस यही फर्क है। इस पे ना एक पॉइंट मैंने ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B। यहां पर एक साइकिलिस्ट है, एक तुम बार बार साइकिल बनाना पड़ रहा है। ये साइकिल है, ये कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, और अपने को बताना है फाइंड v max फॉर सेफ राइडिंग। मैं कराऊं कि करोगे? ट्राई करोगे? करो, आपका मन है तो आप ट्राई करो, मैं रोकूंगा नहीं। क्या करना है तो थोड़ी हिंट दे देता हूं मैं, सुनो। एक तो तुम्हें पता है यहां से यहां तक तो नहीं गिरेगा, अभी यही सीखा मैंने। फिर इधर से इसके बाद भी नहीं गिरेगा, तो गिरने वाला कहाँ है? A से B के बीच में। तो A से B के बीच में तुम्हें डेंजर पॉइंट निकाल लो कि मोस्ट डेंजर पॉइंट कहाँ हो सकता है। जो एकदम डेंजरस पॉइंट होगा वहीं तो गिरेगा, उस पॉइंट को क्रॉस करवा दो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये पॉइंट A लिया मैंने, सुनो ध्यान से। अगर मैं एक लाइन ऐसे यहां बनाऊं, इन दोनों का ये सेंटर हो गया भाई। ये जो इंस्टेंटेनियस सर्कल बनाएगा उसका सेंटर, ये जो इंस्टेंटेनियस सर्कल बनाएगा उसका सेंटर। अगर मैं इन दोनों लाइन को देखूंगा तो सिमेट्री की वजह से दोनों एक दूसरे से ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा है? इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूं। मेरे हिसाब से C पॉइंट जो है, जो दोनों सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वही एकदम डेंजरस पॉइंट है। आपको वही प्रूफ करना है। तो आप क्या प्रूफ ऐसे लिखेंगे कि A टू C में पहले नॉर्मल का एनालाइज करिए, C टू B में एनालाइज करिए, C के ठीक पहले और C के ठीक बाद देखिए क्या हो रहा है। आपको दिख जाएगा C वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर C क्रॉस कर लिया तो पूरा क्रॉस कर जाओगे। ट्राई करना चाहोगे? करो, मैं 1 मिनट में है, आप ट्राई करते रहो। हाँ, तो मतलब वो
सी पॉइंट ही डेंजरस पॉइंट होगा। वहाँ से बढ़ने लग जाएगा। सबसे डेंजर पॉइंट मतलब सी आएगा ना। सही है, आओ एनालाइज कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। एक बात तो समझो, ए के पहले तो कहीं नहीं गिरेगा, नॉर्मल बढ़ ही रहा होगा, ए के बाद ही वो कहीं गिर सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ना कई पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। पहले ए टू सी वाला पार्ट देखते हैं। तो ए टू सी वाला पार्ट मेरा ऐसा है, मेरा साइक्लिस्ट मान लो यहां कहीं पर है, ये रेडियस अपने को आर दिया है, mg ऐसे काम कर रहा होगा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। क्या इधर लगने वाला है mg कॉस अल्फा, क्या इधर लग रहा होगा mg साइन अल्फा, क्या इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, करेक्ट ना। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, सही बात है। और क्या लग रहा होगा इधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। अगर इस पर्टिकुलर जगह पे हमें देखना है तो सेफ स्पीड के लिए क्या देखना होगा, जो हमारा फ्रिक्शन है या ये ना लिख के म्यू एन लिख सकता हूं मैं। और दूसरा यहां से अपने को मिला कि जो फ्रिक्शन दिख रहा है अपने को, ये तो हो गया, सॉरी, जो नॉर्मल दिख रहा है कहाँ गया, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, क्योंकि n प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, तो एम एन इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या ये सही है? एक बात बताओ, जब मैं ए से बी की तरफ आऊंगा तो मेरा थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? ए पर मैं, क्योंकि वर्टिकल से थीटा लिया ना मैंने, तो ए पर रहूंगा थीटा जीरो, नीचे आऊंगा थीटा बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ए से बी जाने के टाइम पर अपने थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और थीटा बढ़ता है तो हम सबको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है और कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी तो कौन बढ़ेगा? mg साइन अल्फा बढ़ेगा। और कम कौन होगा? mg कॉस अल्फा कम हुआ। mg कॉस अल्फा कम हुआ तो डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है कि नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि v तो कांस्टेंट दिया है, और नॉर्मल कम हुआ तो ये बता रहा है कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अरे यार, मतलब मुझे एक चीज समझ में आया, a से b जा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, और मुझे सेफ टर्न लेना है तो क्या फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा वेलोसिटी हम रख सकते हैं। हमने कल भी किया था रूट ओवर म्यू आर जी लास्ट लेक्चर में, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। अगर ये कम हो गई तो जो डेंजर पॉइंट है अपना, खतरा जो है अपना, ये खतरा बढ़ा कि घटा? तो इस पॉइंट में खतरा बढ़ रहा है। क्या एनालिसिस समझ में आ गया तुम्हें? हाँ या ना? किसी को दिक्कत? पूछ लो। देखो, ये पॉइंट ए था, ए से मैं बी की तरफ आया, बीच में कोई भी रैंडम पॉइंट लिया तो जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा मेरा थीटा बढ़ेगा, क्योंकि थीटा यहाँ से लिया है, इधर से इधर के तो थीटा, इस पॉइंट पे थीटा जीरो है, ऐसे इधर आओगे थीटा बढ़ना चालू हुआ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। वही लिखा मैंने, थीटा बढ़ा, साइन थीटा बढ़ा, कॉस थीटा घटा। एक बात बताओ,
जो ये mg साइन अल्फा है, अल्फा तो मैंने सी पॉइंट पे लिया है ना, तो एक्चुअली एक काम करो, अल्फा मत लो इसको, क्योंकि सी पॉइंट पे आ जाओगे, मैंने ए टू बी बोला है ना, थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा हर जगह। तो ये सब जितने भी हैं थीटा बन जाएंगे। तो थीटा बढ़ा तो साइन थीटा बढ़ गया, कॉस थीटा घट गया। साइन थीटा बढ़ा मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ गई mg साइन थीटा की। कॉस थीटा घटा, इसका मतलब नॉर्मल कम हो गया। नॉर्मल कम होने से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो गया। मैंने वही लिखा, नॉर्मल कम हुआ, फ्रिक्शन कम हो गया। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, सोचो म्यूएन जो है ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है थीटा बढ़ाने से, तो क्या ऑटोमेटिकली म्यूएन जो है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। जिस पॉइंट पे म्यूएन सफिशिएंट नहीं होगा, आप टर्न कैसे ले पाओगे? समझ में आया क्या? तो ये इस पॉइंट पे कॉस थीटा बढ़ने से, सॉरी कॉस थीटा घटने से नॉर्मल की वैल्यू कम हो रही है। नॉर्मल कम होने से फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया तो ये mg साइन थीटा आपको मेंटेन नहीं करा पाएगा। समझा क्या? नहीं समझा अभी भी? क्या दीदी, मैं ऐसा लिखता अगर, तो n क्या बनता? हाँ बोल 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 बोल, कोई डाउट है पूछ, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ। अरे पूछो, परेशान पूछो, क्या दिक्कत है? मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, भूल जाओ। mv स्क्वायर बाई आर को, ओ थैंक यू mv स्क्वायर बाई आर को भूल जाओ थोड़ी देर। सुन 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 सुन, अच्छी देखो, अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना, तुम डाउट पूछो, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। डाउट नहीं पूछते तो मुझे लगता है कि क्लास मजा नहीं दे रही है। क्लास में मजा तो होता है जब डाउट पूछो। अच्छा है डाउट पूछ रही है, तू भूल जाए mv स्क्वायर बाई आर, ये मान ले लिखा ही नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो मेरे पास कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सेंटर की लाइन पे? mg cos थीटा और n। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर कितना होगा? नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर होगा mg cos थीटा माइनस 1, और यही को क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। यही आएगा। तो n को क्या लिखा हमने? वही। अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो मैं नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स करूंगा। अगर मैं साइकिल पर बैठ गया होता तो सेंटर पर नेट फोर्स जितना लग रहा है, कितना लग रहा है नेट फोर्स? mg cos थीटा। इधर कितना लग रहा था? n। मैं इस पर बैठा हूं तो मुझे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मिलेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है? mv स्क्वायर बाई आर। और मुझे लगेगा क्या कि मैं रुका हुआ हूं, तो मेरा अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा। तेरी मर्जी, तू कैसे भी समझ ले। समझा अभी? तो ये A टू C, फ्रॉम A टू C हुआ ना भाई, चुप हो जाओ। अब C टू B देखो, कोई भी इंस्टेंट हम लेते हैं C टू B का, ये R है, मान लो जब ये थीटा एंगल बना रहा है तब। अब इस पॉइंट पर इधर अपना फोर्स होगा mg, ये वाला फोर्स हो जाएगा ये भी थीटा, mg cos थीटा, करेक्ट। इधर आ जाएगा mg sin थीटा, इधर क्या आ जाएगा? करेक्ट। अंदर क्या आएगा? क्योंकि अब आदमी अंदर साइकिल चला रहा है तो सरफेस ऐसे देगा नॉर्मल। अगर मैं साइकिल पे बैठ के देखूं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस डायरेक्शन में आएगा। ग्राउंड से देखना है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, तुम्हारी मर्जी।
यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी? और अभी भी जो फ्रिक्शन है, मतलब जो म्यू एन है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा टू मूव, करेक्ट। अब अगर देखा जाए ध्यान से, तो जब मैं C से B जा रहा हूं तो थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? भाई यहां हो अल्फा है, जब ऐसे इधर आओगे थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। थीटा की वैल्यू कम हो रही है, थीटा कम होता है कॉस थीटा बढ़ जाता है, और थीटा कम होने से साइन थीटा घट जाता है। मतलब इसमें mg साइन थीटा की वैल्यू घट रही है। कौन घट रहा है? बढ़ कौन रहा है? mg cos थीटा। इससे क्या हुआ? इससे हमारे नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई। नॉर्मल बढ़ा तो क्या फ्रिक्शन भी बढ़ गया? जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ा क्या खतरा कम हो गया? मतलब मुझे दिखा कि A से C जा रहा हूं तो ज़्यादा खतरा है गिरने का। जैसे ही C पॉइंट को क्रॉस किया, C से B जा रहा हूं तो मुझे खतरा कम दिख रहा है। खतरा तो बना ही रहेगा। क्यों मैंने खतरा ये नहीं लिखा कि जीरो हो गया खतरा? डेंजर पॉइंट है, क्योंकि एक तो हमें अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर मैं mv²/r को बढ़ाते चला गया तो खतरा तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो खतरा तो हमेशा रहता है, लेकिन सेफ टर्न लेना है एक फिक्स्ड पे। तो मुझे ये पता है कि C से B में गिरने के चांसेस कम है थोड़े। ये वाला पॉइंट मैंने B लिया है, ये वाला पॉइंट C है, तो सॉरी यहाँ कहीं पे पॉइंट C है, तो C से B में गिरने के चांसेस कम है। तो एक बात तो ये समझ में आई यहाँ से कि अगर मैं गिरूंगा तो कहाँ गिरूंगा? C पर। खतरनाक पॉइंट कौन है? C। लेकिन C के ठीक पहले कि C के ठीक बाद? बाद में तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो कहाँ गिरने वाले हैं? तो अब हम वही निकालेंगे कि जस्ट बिफोर पॉइंट C क्या हो रहा है और जस्ट आफ्टर पॉइंट C क्या हो रहा है। लिखो पहले। अब आज के बाद आप सर्कुलर की पूरी मॉड्यूल कर लीजिएगा। अगला लेक्चर पूरा डाउट सेशन होगा सर्कुलर का, फिर हम सेंटर ऑफ मास चालू करेंगे। आज ये ख़त्म कर रहा हूँ, जल्दी लिखो। वर्टिकल सर्कुलर मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना अभी मुझे नहीं पता है ना ज़्यादा चांस, क्योंकि तुझे दिख रहा है ना बेटा कि C पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो सबसे ज़्यादा जो स्लोप होगा, जो थीटा बढ़ के बढ़ेगा, वो C तक ही बढ़ेगा। C के बाद फिर थीटा कम होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? A से C में थीटा बढ़ रहा है, C से B में थीटा घट रहा है। सबसे ज़्यादा थीटा कौन से पॉइंट पे होगा? वही C वाले पॉइंट पे ही होगा। तो C वाला पॉइंट जहाँ थीटा बढ़ रहा है वो डेंजर पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, तो डेंजर पॉइंट ज़्यादा हो गया ना थीटा बढ़ने से। सबसे मैक्सिमम थीटा तो C पॉइंट पे है, तो C के आसपास ही गिरेगा। समझा? आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना सर गाड़ी, आपको कांस्टेंट से ही मेंटेन रखना है आपको। एक्स मैंने पहले लिखा ना सवाल में V कांस्टेंट। देखो आपको सवाल में दिया ना V कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, अगर आप एक्सेलरेट करना चाहेंगे तो आपकी मर्जी ना, तब तो आप कभी गिरे। मैं जितना मुझे रोड से दिक्कत हो रही है उतना मैं एक्सेलरेट बराबर मेंटेन कर रखा हूँ, तो मैं गिरूंगा ही नहीं।
इसलिए तो हम गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं ताकि ना गिरे, लेकिन मेरी शर्त है कि मुझे स्पीड कांस्टेंट रखनी है। ए भाई तुम लोग इस क्लास में मत बैठा करो यार, देख के बड़ा बुरा फील होता है, बहुत कम लोग दिखते हो। 205 में तो और नींद आती है, नीचे बैठा करो। ये अच्छा क्लासरूम है, लेकिन जब इतने बड़े क्लासरूम में इतने ज़्यादा बच्चे पूरे भरे हो तो मज़ा आता है। ऐसे 4 लोग बैठे हो तो मुझे लगता है कि और सो रहे हो, जिधर देखो उधर सब नींद आ रही है, आगे लाइट वाइट सब बंद है। हो गया? लिख चुके? आइए, तो डेंजरस पॉइंट तो सी आया। अब मैं ना सी पॉइंट को भी 2 पार्ट में कट कर रहा हूं। जस्ट बिफोर सी, सी के ठीक पहले क्या हो रहा होगा ये देखो। ये वाला पॉइंट है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, जस्ट बिफोर सी, तो अल्फा एंगल बन रहा होगा। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि ये वाला हो गया mg साइन अल्फा, सॉरी ठीक, कोई दिक्कत? बाहर ही होगा ट्रैक पे, तो ये हो गया नॉर्मल। और इसी डायरेक्शन में और कौन आ जाएगा, सेफ टर्न लेना है तो मेरा f जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg साइन अल्फा। f की वैल्यू कितनी, और n कितना आएगा, ठीक। तो यहां रखा अगर मैंने, देखो जरा नॉर्मल की वैल्यू 0 कहां हो रही है, अगर mv स्क्वायर बाई आर को कांस्टेंट कर दिया तो अगर 0 होगी तो c के ठीक पहले होगी, उसके बाद तो नॉर्मल बढ़ने लगेगा। अभी हमने किया ना प्लस हो गया था, तो यही पॉइंट खतरे वाला पॉइंट है। तो जस्ट बिफोर सी जो स्पीड होगी, अगर मैं इसको मैक्स इतना कर दूं कि mv स्क्वायर बाई आर तो कांस्टेंट रखा है ना, और mg कॉस अल्फा अपने मिनिमम टाइम पे है, तो अगर मैं इतना v को इतना रखूं कि mv स्क्वायर बाई आर इस केस में mg कॉस अल्फा के बराबर हो जाए, तो गिर जाएगा। मैं mv मैक्स स्क्वायर बाई आर को mg कॉस अल्फा से कम रखना है अपने को, mv मैक्स स्क्वायर बाई आर को mg कॉस अल्फा से कम रखना है। अगर मैं कम रखने में, मतलब अगर मैंने mg कॉस अल्फा माइनस mv मैक्स स्क्वायर बाई आर में mv मैक्स स्क्वायर बाई आर को mg कॉस अल्फा से कम रखूं तो क्या होगा, mv मैक्स स्क्वायर बाई आर को अगर मैं mg कॉस अल्फा से कम रखूं तो क्या होगा, वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। और वैल्यू ग्रेटर देन 0 आने का मतलब नॉर्मल 0 नहीं हुआ, क्योंकि यही तो मेरे नॉर्मल की है। ये देखो, अगर नॉर्मल मेरा 0 नहीं हुआ तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, क्योंकि सी पर पहुंच गया जैसे जैसे करके, और सी पर पहुंचने के बाद तो दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तो अगर सी पर मैं पहुंच गया तो सी के बाद कभी भी 0 नहीं होगा। ये तो वही है ना, तो अगर आप जेईई मेंस में 99.9 परसेंटाइल ला लेते तो आप आईआईटी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास वो नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सेफ साइड पहुंच गए, सी पर पहुंच गए, आगे गए या नहीं गए, भाड़ में गए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप गिरेंगे नहीं, ये कंफर्म्ड है। समझ में आया क्या? वही कंडीशन लिखी, मतलब यही Vmax तुमसे पूछ रहा है सेफ स्पीड के लिए। आइए इस Vmax की बात कर लेते हैं, क्या आएगा ये। सबसे पहले तो mm मार डालो, अब इक्वल मान के इसको सॉल्व करो। क्या मान के सॉल्व करना है, इक्वल।
तो इक्वल मान के अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा ये म्यू जी कॉस अल्फा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी साइन अल्फा, या मैं ऐसा लिखूं करेक्ट, सही है ना। मैं जी कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा आर जी या वी मैक्स कितना आया अपना मतलब मुझे अगर सेफ टर्न लेना है तो मैं ये स्पीड पे चलूं। अब ना बुक में एक्चुअली पहली बात तो दिया नहीं होता, अगर दिया भी है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिख के दे दिया है। आप बताओ इस 1.5 पेज 2 पेज का जो इलस्ट्रेशन तुमने किया है, ये अगर एक लाइन के फार्मूले में बोलूं आप समझ ही नहीं पाओगे, और आप रट्टा तो मार ही नहीं पाओगे। रट्टा मार भी लिया तो क्या फील कहाँ से आएगा इसमें कि कहाँ पे अप्लाई करना, तुम्हें समझ में आएगा क्या कभी? आपको प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए कि आप कैसे चल रहे हो, गिरना कहाँ है। तो स्लो आप, मैं कैसे याद रखता हूँ इसको कि अगर मुझे ऐसा कोई कर्व मिल गया और बोला कि बताओ कहाँ गिरेगा ये, तो मैं क्या करूँगा, जो कर्व है दोनों कर्व पे आईसीएससी वाले सब बैठे हो, आईजी वाला भी कोई है, पॉइंट ऑफ इंटरजंक्शन नाम की एक चीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, जहां मैक्सिमा से मिनिमा कन्वर्ट होता है, नहीं पढ़ा? अब बता देता हूं मैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर मैक्सिमा, मतलब पहले अगर मैक्सिमा बन रहा है तो उस पॉइंट के बाद मिनिमा बनना चालू हो जाता है, इंटरजंक्शन बोलते हैं उसको। तो जो पॉइंट है जहां मैक्सिमा से मिनिमा बनना चालू हुआ है वही पॉइंट होगा जो पॉइंट को तुम्हें क्रॉस कराना होगा ना गिरने के लिए। इसमें कहाँ पे था, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये देखो जो मैंने ये लाइन बनाया है वो यही दिखाने के लिए बनाया है कि यहाँ तक मैक्सिमा को कवर कर रहा है, इसके बाद किसको कवर करने लगा, वो मिनिमा को। खैर वो सब नहीं बताते टीचर तुम्हें, तुम्हारे बैच में सब आगे लंबा टॉपिक है, लेकिन जान लो क्या फर्क पड़ता है, एक नाम ही तो है। तो क्योंकि तुम्हें ये सी पॉइंट कहीं बीच में दिया नहीं होगा, अगर आपने देखा होगा हमने माना है उसको, खाली तुम्हें ऐसे कर्व दिया होगा, बोले बताओ कितना स्पीड रखूं कि आप आराम से निकल जाओ, तो आप क्या ढूंढोगे? आपको वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे ग्राफ कन्वर्ट हो रहा है, कर्व कन्वर्ट हो रहा है मैक्सिमा टू मिनिमा या मिनिमा टू मैक्सिमा। वो पॉइंट मिलेगा कैसे अपने को? दोनों ही कर्व के सेंटर लाइन को जोड़ दो, दोनों ही कर्व के सेंटर लाइन को जोड़ दो। तो सेंटर लाइन को जोड़ने पर कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के सेंटर लाइन का इंटरसेक्शन जो है वो तुम्हारा ऐसा पॉइंट होगा जो तुम्हें क्रॉस करना है। अब जरूरी नहीं है कि ये अल्फा और ये अल्फा ही बने, मैंने आइडेंटिकल लिया कि दोनों कर्व एक ही है, हो सकता है ये कर्व कम बना दे, ये अल्फा हो जाए ये बीटा हो जाए, तब कैलकुलेशन यहां बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। समझ में आया क्या? कैसे पहचानोगे किस पॉइंट पे खतरा ज्यादा है? खतरा ज्यादा पहचानने के लिए क्या करोगे? कर्व जो है उनके रेडियस सेंटर पॉइंट को जोड़ दो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन पाथ विल बी द डेंजरस पॉइंट। समझा क्या? छाप लीजिए, खत्म हो गया ये टॉपिक। जस्ट आफ्टर सी में नहीं बना रहा हूं क्योंकि बिफोर सी में काम हो गया ना। आपको लिखना है तो ऐसे लिख देना यहां पर आगे जस्ट बिफोर सी में कि मोस्ट डेंजरस पॉइंट है, ये लिख देना। ये वाला जो पॉइंट है लोवेस्ट का मतलब वही है ना कि हम कितनी मैक्सिमम स्पीड रख सकते हैं, जो उसके लिए लोवेस्ट होगी मेरे लिए मैक्सिमम होगी। जो पूरे सिस्टम के लिए लोवेस्ट है,
अगर मैं चला रहा हूँ तो मैं लोवेस्ट मान के नहीं चलूँगा कि मैं कम से कम रखूँ, मेरे दिमाग में ये होगा कि मैक्सिमम मैं इतनी स्पीड रख सकता हूँ। समझा? ये हालांकि इलस्ट्रेशन जो है मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ऊपर की चीज़ है, आपको समझ आया तो मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, आपका काम है। अगर आपको समझ गया है मतलब आपको सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपको पूछना है कुछ पूछ लीजिए। Just before C, just before C will be Vmax. मैम How Vmax happen? व्हाट इज वी मैक्स? The highest speed you can take before falling. मुझे कांस्टेंट मेंटेन करना है। वो बता रहा है कि अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मैं क्या स्पीड से चलूँ कि मैं नहीं गिरूँगा, तो मैं अगर इससे कम स्पीड में चलूँगा तो कभी नहीं गिरूँगा, इस स्पीड लिमिट को क्रॉस किया तो मैं गिर जाऊँगा। मोस्ट डेंजरस इसलिए है क्योंकि A to C वाला पॉइंट सबसे डेंजर पॉइंट था, तो ये C पॉइंट के ठीक पहले तुम गए हो, मतलब C पर ही पहुँचे हो। A से C में तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो कम हो रहा है, तो एक चांस है कि C पर ये फ्रिक्शन कम हो जाए। अगर मैं इससे ज़्यादा स्पीड रखूँगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ये स्पीड मेंटेन करूँगा तो फ्रिक्शन कम नहीं होगा। उसी की तो एनालिसिस किया पूरे ग्राफ में, जो कर्व बनाया है अभी तक वही तो कर रहा हूँ। तूने पहले रिवाइज नहीं किया ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह, पक्का? तब तो ये समझना चाहिए। C शुड बी द मोस्ट, जस्ट बिफोर का मतलब हम लिमिटिंग वैल्यू में C ही मान रहे हैं, मतलब जब C पर पहुंचने वाले होंगे तभी गिरेंगे। C जब क्रॉस कर रहे होंगे, जब क्रॉस करने वाले होंगे C को, तब डेंजरस नहीं होगा। जस्ट बिफोर का मतलब यही है कि C 0.00000001 सेकेंड में पहुंच जाऊंगा तो वो C मानेंगे ना सीधा। अल्फा बीटा अलग अलग हो जाएंगे, तब थीटा दिया रहेगा तुम्हें ना, कुछ तो और डेटा देगा। एंगल अलग हुआ तो रेडियस अलग हो जाएगा, रेडियस अलग हुआ तो कर दिया होगा, तो तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री 45 डिग्री समथिंग समथिंग, तो तुम डेटा रख के निकाल लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट है, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं गूगल से चुरा रहा हूँ डायग्राम। हाँ ठीक है, वो डायग्राम आपको बनाना है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बोलते हैं। साइकिल चलाते हो, टर्न पे क्या होता है, ऐसे झूम झूम करते हो ना, वो जो बेंड हो रहे हो वो क्या कर रहे हो। और ज़्यादा स्पीड में अगर ऐसे किए ना तो मर ही जाओगे, ज़्यादा झुका लिए तो भी गए काम से। तो क्या स्पीड रखनी है वो तुम्हें बताना है। या एक काम कर लो, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वो पढ़ा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वही है। मैं आपको थोड़ा सा एक काम दे रहा हूँ, ये आप कर लेना प्लीज। घर में जाओ, आपके मॉड्यूल में होगा, अगर मॉड्यूल में नहीं है तो कोई एक मुझे मैसेज कर दो कि है मॉड्यूल लाए हो, दिखाओ। उसमें थ्योरी में दिया है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, उसको देख लेना। कुछ नहीं है, आप जानते हो चीज़ों को। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या होता है, जब आप बेंड कर रहे हो तो ये देखते हो कि टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी टॉर्क जो है जीरो होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं होगा तो आप रोटेट कर जाओगे। आपको गिरना नहीं है अगर, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। वहाँ से tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी निकाल दिया होगा, वही आप पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आपको थियरी में बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की भेज दूंगा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की थियरी भेज दूंगा मैं आपको, आप वो थियरी एक बार वहाँ से गो थ्रू कर लो। नहीं आता तो आप पूछ लेना मुझसे, मैं अलग टॉपिक चालू करता हूँ। लास्ट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन, हालांकि ये सर्कुलर मोशन बोलते हैं कुछ लोग इसको वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक बोलते हैं। आपको जो टॉपिक बोलना है वो बोलिए, बस आप कर लीजिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन,
कैसे पढ़ना है? अच्छा पढ़ना है एकदम, सारे सवाल बन जाए। थोड़ी देर फिर पेन पेपर रखो और मेरे साथ खाली बोर्ड पे अपन सॉल्व करेंगे। कोई धागा लाया है? मैंने बोला था लाने को, कोई नहीं लाया। आईडी कार्ड दे दो और क्या। उतनी दूर से आएगा, मैं आगे से ले लेता हूँ। ये देख, एकदम से घर नहीं ले जा रहा था कि आईडी कार्ड में ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन? आपको मैंने ये वाला मोशन सिखा दिया था कि आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। ये था कॉनिकल पेंडुलम वाला, याद है? ऐसे वाला। अब जरा देखो, अच्छा पढ़ना है तो साथ देना। मैं फिर बता रहा हूं, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई अंत नहीं है। मैं इसमें प्रोजेक्टाइल भी घुसा सकता हूं, ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल की लगा दूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगा सकता हूं, मैं इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करवा सकता हूं। इसी पे सवाल बहुत बना सकता हूं। तो आपको अगर बेसिक सारा होगा तो आप सब कर पाओगे। बेसिक नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे। देखो, ये है, अगर मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो क्या हो रहा है? ऑसिलेट कर रहे हैं। थोड़ा और तेज धक्का दूं, अरे पूरा घूम गया, वो सर्कल बना लिया। थोड़ा उससे धीरे देता हूं, इसे रबर मांगा था, उसमें क्या होता है, छोटा रहता तो देखा, ये सर्कल नहीं बना पाया, यहाँ तक गया, सर्कल छोड़ के प्रोजेक्टाइल बनाया। किस बात पे डिपेंड कर रहा है ये सर्कल? अगर मुझे सर्कल बनाना है तो यहाँ जो नीचे पार्टिकल लगा है, इसको कितनी वेलोसिटी दे रहा हूँ मैं? एक फिक्स्ड वेलोसिटी या उससे ज़्यादा देने के बाद ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है। दिख रहा है? कम दिया तो नहीं कर रहा है, और थोड़ा सा उसके बीच में दिया तो देखो सर्कल छोड़ दे रहा है। पूरा करना है, दिख रहा है? अब अगर आप ये स्पीड मेंटेन कर ले, एक ग्लास में पानी भरे, वो कौन सी मूवी आई थी उसमें दिखाया हुआ था, अभी रजनीकांत की एक मूवी थी, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं पुष्पा में था, किसी में था, घुमा चाय, तुम पानी भरो, अगर तुमने वो स्पीड मेंटेन कर ली रेडियस के साथ में, आप पानी ऐसे ऐसे घुमाइए, पूरा बाल्टी भर के पानी अगर आपके हाथ में पावर है, आप घुमाइए, एक बूंद पानी बाहर नहीं आएगा अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर पाते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेसिकली इसमें क्या पूछ सकता है आपसे? एक धागा होता है, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, उस स्ट्रिंग में नीचे एक ऑब्जेक्ट लगा होगा। पहले तो ये पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कल पूरा करे, इसके लिए नीचे वेलोसिटी कितना दूं, ऑसिलेट करे कितनी वेलोसिटी दूं, या सर्कल छोड़ दे कितनी वेलोसिटी दूं। और क्या सवाल बन सकता है? अब स्ट्रिंग लगा है तो ऐसे ऐसे चलेगा, तो टेंशन भी चेंज होगा हर एक पॉइंट पे। वो पूछते हैं किसी रैंडम पॉइंट पे टेंशन क्या हो सकता है। तीसरा, जब वो स्ट्रिंग स्लैग करके ऐसे नीचे आ रही थी तो किस एंगल पे या किस पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैग कर रही होगी वो बताना है। तो एक सवाल नहीं होता, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे, करते ही चले जाएंगे, और कुछ हमें नया नहीं लगाना है। आप जो पढ़ चुके हैं वही मुझे इस्तेमाल करना है। इसमें मुझे 3 चीज़ें आपसे जरूरत पड़ेंगी जो आप पहले पढ़ चुके हो। एक, आपको एनएलएम आना चाहिए अच्छे से, सर्कुलर तो मैंने यहाँ पढ़ा दिया, वो आपको आएगा ही आएगा। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अच्छा आना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन का ही खेल है इसमें। ठीक है, कराऊं? तो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग का सेंटर पॉइंट है, यहाँ मैंने एक ब्लॉक लगा दिया है जिसका मास है m, और इसको u वेलोसिटी से मान लो फेंक दिया। कितने से फेंका मैंने? और ये इस तरह से वर्टिकल सर्कल बना रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं ना, टाइम पास नहीं करते, हाँ
अच्छा, मैं सोचा ये क्या जादू हो गया। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। मान लो इसका रेडियस है r, मतलब जो लेंथ जो स्ट्रिंग लिया मैंने उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ध्यान रहे सर्कल नहीं है, अभी देखा है ना, पार्टिकल खुद सर्कल क्रिएट कर रहा है, वो पार्टिकल के पाथ को ट्रेस किया गया है बेसिकली। अब यहां मैंने इस पॉइंट को बोल दिया कि ये पॉइंट है A, कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं, इस पॉइंट को बोल दिया B और इसको बोल दे रहा हूं C। मेरी मर्जी ना, मैं किसी भी पॉइंट को कुछ भी बोल दूं। तो A B C 3 पॉइंट। सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। तो एक बात बताओ, अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे टेंशन निकालना हो, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पर टेंशन निकालना हो, मान लो वो पॉइंट मेरा यहां है, मान सकता हूं मैं, ये वाला एंगल थीटा है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, इधर क्या पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उधर मुझे सारे फोर्सेस चाहिए होंगे, तो किसका कंपोनेंट लो, mg का। तो ये वाला कंपोनेंट कितना, इधर कंपोनेंट कितना, जाहिर सी बात है, देखो mg साइन थीटा टेंजेंशियली नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब वेलोसिटी को कम करते रहेगा। किसको कम करता रहेगा वो, किसको, तो मतलब इस पॉइंट पे अगर u है तो यहाँ भी u रहेगा कि ये v बन जाएगा, v बन जाएगा। लेट से ये वाला पॉइंट कितना है, p, करेक्ट। तो अगर मैं पॉइंट p पर नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर लिखूं तो क्या ये ऐसा बनेगा, T माइनस mg cos स्क्वायर थीटा नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट है ना, अच्छी बात है, मैंने लिख दिया। अब इसमें एक बात बताओ, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, T और V, कितने वेरिएबल है, 2। कौन कौन से, T और V। यार एक इक्वेशन से तो एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो ना। मैंने क्या लिखा है ऊपर इक्वेशन में, टेंशन एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, तो मुझे T चाहिए, तो पहले V को वेरिएबल से हटाना पड़ेगा, तो पहले V निकालना पड़ेगा। तो V निकालने के लिए क्या मैं V इज इक्वल टू यू प्लस AT यूज कर लूँ, क्यों नहीं, वेरी गुड, ये मुझे सुनना था। यहाँ पे गलती हो जाती है, हम फटाफट बोलते हैं कि हाँ लगा लेते हैं ना v इज इक्वल टू यू प्लस AT। भाई यू प्लस AT तब लगाते हैं जब a कांस्टेंट हो। यहाँ देखो टेंजेंशियल कितना है, g साइन थीटा एक्सेलरेशन है, और ऐसे ऊपर जाओगे थीटा की वैल्यू बदलेगी, मतलब a चेंज हो रहा है, तो हम नहीं लगा सकते, लो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ए थीटा के फंक्शन में। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जी लगातार चेंज हो रहा हो और आप फंस रहे हो, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में देखो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो mg काम कर रहे हैं और दूसरा टेंशन का वर्क डन हमेशा 0 होता है सर्कुलर पाथ में, तो बचा कौन, mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ, बिटवीन A एंड P मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा,
पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एट पी, काइनेटिक। भाई जब mg लगता है तो हमें सबसे पहले एनर्जी लिखने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। वो रेफरेंस पॉइंट मैं कहीं भी ले सकता हूँ। अच्छा मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताइए ट्रू है कि फॉल्स। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रू है कि फॉल्स? तो फॉल्स क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉल्स है कि ट्रू? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यस इट इज ट्रू। क्योंकि मान लो ये लाइट की बात कर रहा हूं मैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और मैं इस स्टेज पर खड़ा हूं तो मुझे लगेगा mg मेरे लिए जो हाइट होगी स्टेज से ये वाली है। कोई यहाँ खड़े होकर देख रहा है तो उसको अलग हाइट दिखेगा, तो दोनों के लिए mgh की वैल्यू अलग अलग होगी। सही बात है। लेकिन चेंज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम से। किसी भी फ्रेम में लिखोगे दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही आएंगी। तो मैं जब भी ऐसे सवाल इसीलिए ग्रेविटेशनल में सॉल्व करते हैं तो हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए होता है। ये मैटर ही नहीं करता कि आपने रेफरेंस लाइन कहाँ लिया है, क्योंकि हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही लिखते हैं। कहीं पर हम पोटेंशियल तो लिखते ही नहीं है, कहीं पर भी ले सकते हैं ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमें कैलकुलेशन आसान करना हम कहीं पर भी ले सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी जगह लें जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। वो पॉइंट कहाँ हो सकता है? कहीं ए पी कहीं भी ले लो, मैंने ए पर ले लिया, जो गिवन पॉइंट है उनमें से कहीं। अब जिस पॉइंट पे तुम रेफरेंस लाइन लेते हो उस पॉइंट की एनर्जी जीरो हो जाती है। तो u एट ए कितना हो गया? जीरो। k एट ए कितना हो गया? u एट p, यार p इससे कितना, अब हाइट कौन सी चीज होती है? वर्टिकल। तो यहां से कितना ऊपर है इसके लिए मैं इस लाइन को ऐसे बनाना पड़ेगा, यही चाहिए। तो आप बताओ अगर ये पूरा r था तो क्या ये भी r था? जरा देखो तो इस ट्राइंगल को देखो तो x बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, या ये इतना पार्ट बनेगा अपना r कॉस थीटा, और पूरा कितना है? r। तो ये वाली लाइन कितनी बनी? r1 माइनस कॉस थीटा। सही है क्या? तो यहां जब यूपी लिखोगे तो क्या लिखोगे? u एट p इज mg इंटू हाइट। तो mg इंटू हाइट कितना है? r इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस, और इस पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी। यार m को मार डालो पहले, हर जगह आ गया है। मैं ऐसा लिखूं u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2gr माइनस 2gr कॉस थीटा प्लस v स्क्वायर बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया। सही है क्या? क्या ऐसा नहीं आया? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gr कॉस थीटा। बोलो, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी होगी, ये काम कर जाएगा। बस इसमें याद क्या रखना है? थीटा इज टेकन फ्रॉम बॉटम मोस्ट वर्टिकल लाइन। दिख रहा है कहाँ से लिया थीटा हमने? कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सर्कल ऐसा देते हैं और ये एंगल 30 डिग्री देके बोलते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी या टेंशन कितना होगा, और आप जल्दीबाजी में थीटा की वैल्यू 30 ले लेते हैं, बाकी सब आप सही करते हैं। तो आप याद रखें थीटा की वैल्यू बॉटम मोस्ट लेना, मतलब ये पूरा होगा। ठीक है, बस यही फर्क आपको याद रखना है। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, मान लेता हूं इसको। तो अब इक्वेशन 1 में गया मैं। अभी तो मैंने कुछ सॉल्व ही नहीं किया, अभी तो खाली मैं मजे ले रहा हूं। ये क्या बनेगा? t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू m बाई आर यू स्क्वायर
प्लस 2gr cos थीटा माइनस 2gr। m और m मर गए? नहीं मरे। इसको इधर ले आओ तो ऐसा लिखोगे mu स्क्वायर बाई आर प्लस 2mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस mg cos थीटा। हाँ, आर को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया ना, तो एक आर कैंसिल आउट हो गया। क्या ये बन गया mu स्क्वायर बाई आर इससे किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकाला जा सकता है। बस याद क्या रखना है, थीटा इज टेकन ठीक है, कोई दिक्कत? ये एक कहानी हुई कि टेंशन होता कितना है। इसी कहानी में आगे थोड़ा और देखते हैं। एक अच्छा है, टेंशन आया कितना, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक बात बताओ, लिखना नहीं है, खाली एनालिसिस है एक तरह से। मैं एनालिसिस में ये लिखना नहीं जो यहां लिख रहा हूं मैं, कि अगर मैं t को लिखता हूं तो ये आएगा। जब मैं एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हूं तो मेरा थीटा कितना है, तो cos 0 कितना होता है, तो टेंशन कितना आया, एम वी स्क्वायर प्लस एम जी कितना आया, कौन से पॉइंट पे, बॉटम मोस्ट पे। मैं यहां से बी पर पहुंचा तो थीटा कितना हो गया 90, cos 90 कितना होता है, टेंशन कितना आया, इस पॉइंट पे कितना था, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। क्या यहाँ से यहाँ गया टेंशन कम हो गया, कम हुआ क्या, सही बात है। यहाँ से यहाँ जाने में टेंशन की वैल्यू कम हुई, क्या हुआ, नहीं समझा क्या? तो लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में क्या कभी जीरो हो सकता है टेंशन, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो करना है तो ये माइनस में टर्म आएगा, जब ये वाला टर्म माइनस में होगा तभी जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। और ए से बी जाओगे तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक जा रहा है, और कॉस की वैल्यू 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसमें तो हम गिरेंगे नहीं। अगर मैं बी से सी गया, टेंशन कैन नॉट बी जीरो इन बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं बी से सी गया तब क्या हो रहा होगा, कहाँ मेडिटेशन कर रहे हो क्या, बताना। अगर मैं बी से सी जाऊं तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो क्या कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ये कॉस थीटा नेगेटिव हुआ, मतलब थीटा जब 90 से बड़ा हुआ ना तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बनने लगेगी, और थीटा की वैल्यू अब मैं पॉजिटिव रखूंगा, माइनस लगा दिया मैंने यार, मतलब बी से ऊपर जाऊंगा तो टेंशन एम यू स्क्वायर बाई आर से भी कम होने लगेगा, होने लगेगा। कितना कम होगा, जितना ऊपर जाऊंगा उतना कम होगा, सही बात है। तो क्या एक कंडीशन ये नहीं बन रही है बी और सी के बीच में कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे पॉसिबिलिटी है, मतलब हमेशा नहीं, एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि एम यू स्क्वायर बाई आर और एम वी स्क्वायर बाई आर और एम जी को बराबर हो जाए। जिस पॉइंट पे बराबर हो गया उस पॉइंट पे टेंशन कितना हो गया, जीरो होने का मतलब स्लैक कर गई, मतलब उसने सर्कल छोड़ दिया। तो सर्कल कहाँ छोड़ रहा है वो, बी से सी में। अगर मैं सी से लेके लो एक पॉइंट यहाँ भी बना दिया डी पर आऊं, तब भी तो थीटा तुम्हारा ऑब्ट्यूज ही है, ऐसे घूम के लोगे तो। लेकिन अब थीटा 180 से बड़ा हो गया। अगर थीटा 180 से बड़ा हो गया
कॉस थीटा की वैल्यू अभी भी नेगेटिव होती है, लेकिन कॉस 180 से 270 के बीच में कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यू घटती है, मतलब यहां नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। अरे क्वाड्रेंट पढ़े हो, कॉस की वैल्यू आती है ना, पहले 1 से 0 आता है, फिर 0 से -1 जाता है, 1 से 0 आया, 0 से 90 में, जहां तो ये सर्कल नहीं छोड़ा। B से C में 0 से -1 गया, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, तो इसमें सर्कल छोड़ सकता है। C से D में क्या हो रहा है, -1 से फिर 0 पर आ रहा है, तो क्या नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, तो 0 होने का चांस है क्या? अगर C पॉइंट क्रॉस हो गया तो कभी गिरोगे क्या? सर्कल कब छोड़ेगा? और इसको क्रॉस हो गया फिर नीचे आएगा, कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद ही पॉजिटिव होता है बेचारा। तो मुझे अगर कोई बोले कि वो पाथ आइडेंटिफाई करो जहां पर पार्टिकल सर्कल छोड़ दे, तो आपको कौन सा पॉइंट लग रहा है जहां पर सर्कल छोड़ देगा? B और C के बीच में। अब कौन सा पॉइंट है वो हमें नहीं पता, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, हम निकालेंगे, लेकिन छोड़ेगा कहां वो? सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर मुझे सर्कल कंप्लीट कराना है तो क्या करना चाहिए? किसी तरीके मैनेज करके मैं C पॉइंट को क्रॉस करवा दूं। अगर टेंशन 0 होना ही है, जस्ट आफ्टर C हो, मतलब C पर हो बेसिकली, तो क्या होगा? हो जाएगा, जैसे ही C पर पहुंचा दिया, मोमेंटम उसको थोड़ा आगे लेके जाएगा, और फिर तो मुझे सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन लगानी चाहिए? टेंशन एट C हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो पूरा सर्कल बन जाएगा। सर्कल छोड़ कब रहा था? B और C में। तुमसे पूछते हैं कब छोड़ा, छोड़ने के बाद क्या करेगा, नाचेगा, खेलेगा, कूदेगा, वो A और B के बीच में टेंशन 0 नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसे टुक करके छोड़ दूं तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, क्या वो ऑसिलेट करना चालू करेगा? वो कब तक ऑसिलेट करेगा? A से B के बीच में किसी भी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ऑसिलेट करता रहेगा। कब करेगा वो? A से B के बीच में किसी भी पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी 0 हो गई तो पार्टिकल विल ऑसिलेट। तो कितनी कंडीशंस बनी? 3। क्या हो सकता है? मैंने चलाया, या तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, या तो सर्कल छोड़ देगा, या फिर पूरा सर्कल बनाएगा। यही तीनों कंडीशन हमें डिटेल में डिस्कस करना है, यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। और उसकी शुरुआत हमने यहाँ से करी कि टेंशन की वैल्यू क्या होती है? mu² r -2mg + 3mg cos थीटा। चलो ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेक्चर तुम्हारा कौन सा है? किशन सर का? कितने बजे? सॉरी, हाँ, आज तुम्हें मेरी वजह से 1 घंटे वेट करना पड़ा, और मैं ट्राई करूँगा कि इतना लेट ना हो। ट्राई नहीं करूँगा, अगली बार से मैं आ ही जाऊँगा। एक्चुअली थोड़ा सा मैं निकलता पहले, लेकिन गूगल मैप की वजह से मैं फंस गया था। उसने बोला 55 मिनट में पहुँच जाओगे, 7:15 निकला, मैं आराम से पहुँच जाता। लेकिन जो ऑटो लिया ना, वो CNG से गड़बड़ हुआ है। वो कह रहा है मेरी CNG का जो पाइप है उसकी थिकनेस कम है, तो बार 200 बार उसने बंद चालू किया, हर ब्रिज पे चले बंद हो जाए, ब्रिज पे चढ़ते ही बंद हो जाए। कैसे कैसे आया हूँ मैं, और मैं उसको छोड़ भी नहीं पा रहा था। सुबह सुबह बेचारे का नुकसान हो जाएगा। पहला भाड़ा वही था मेरा, मैं ही था उसका। अभी कल से मैं 6:55 को ही निकल जाऊँगा। 8 बजे आना मुझे है, टारगेट मेरा यही है कि मैं लेट नहीं होना चाहता। अभी बहुत दिन तक लेट रह गया। तो ये सर्कुलर मोशन का एक्चुअली पार्ट नहीं है। दिस इज द पार्ट जिसको हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़े थे, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर पूरा डाउट लेक्चर होगा। पहले का 20 से 25 मिनट हो सकता है ये टॉपिक चले, और डाउट होगा तो प्लीज़ सर्कुलर मोशन पूरा करके आना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ के मॉड्यूल डिस्कशन में क्लास में कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या चालू करना है? सेंटर ऑफ मास। और काइनेमेटिक्स के ग्राफ में अगर प्रॉब्लम ना हो तो मत बैठना,
लेकिन अगला लेक्चर डाउट सॉल्विंग सेशन है आपका। अगर आपको काइनेमेटिक्स के ग्राफ में कैसी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय। सॉरी एक बार फिर, 2-3 बार सॉरी बोल दे रहा हूँ। नहीं यार मुझे बुरा लगता है ना, एक तुम भी तो सुबह सुबह उठ के ही आए हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम उठ के नहीं आए थे। मैं आ जाऊँ तुम ना आओ, कैसा बुरा लगेगा, क्यों करण?